आज आप सभी उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करने के पश्चात आप सभी छात्र छात्राएं घर लौटे होंगे। ऐसे समय में आप सबों को इस पावन पवित्र छठ की शुभकामना के साथ आपके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करते हुए भगवान भास्कर से आपके श्रेष्ठतम लक्ष्य की प्राप्ति में सततता को कायम रखने के लिए और आपके सुखद भविष्य की अभिलाषा के लिए प्रार्थना करते हुए मैं आज आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप सभी छात्र छात्राओं को निरंतरता और अपने धैर्य के साथ निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भगवान भास्कर से सीख लेने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमेशा वो तम के अथाह समुद्र को चीरते हुए प्रकाश धरा पर लाने का प्रयास करते हैं और हमेशा इस संपूर्ण संसार को महान अंधकार के गर्भ से निकालकर प्रकाशमान ज्योति प्रदान करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार आप तमाम छात्र छात्राओं को भी अपने जीवन में आए तमाम बाधाओं को चीरते हुए निरंतर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ने के लिए असीम साहस के साथ प्रयासरत रहना चाहिए। खासकर 12 वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले यह जानें कि जितनी भी पढ़ाई आपको प्रस्तुत की गई, आप जहां तक पढ़ चुके हैं, रिवीजन लगातार करते रहें और काफी समझदारी के साथ रिवीजन करने की जरूरत है। रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, उसे आत्मसात करने की जरूरत है। और जो शेष क्लास बाकी रह चुका है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्लास 12 के परीक्षा में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10, 11, 12 और 13 अर्थात 4 लेसन आपको विशेष रूप से जानने की जरूरत है, जिसमें 10वां हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के नाम से जाना जाता है। जो 11वां पाठ होगा वह एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये 10वां पाठ आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाएगा वह है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। फिर अल्कोहल, और ईथर,
एल्डिहाइड, इसमें फिनॉल भी आता है, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी एसिड, और 13वां एमाइन ग्रुप है। इसके बाद बायोमोलिकुल होंगे, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। ये 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको जानना है। यहां से मैं आज प्रारंभ करना चाहूंगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। 11th क्लास में आपको इन सबों की जानकारी दी गई, नोमेनक्लेचर रिलेटेड, इसका इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर से संबंधित जानकारी, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे और यूज क्या है, कुछ प्रिपरेशन के बारे में भी 11th में जानकारी दी गई है। 11th की जो कॉपी है उसको निकालकर अच्छी तरह देखने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। इसके बावजूद 12 के लिए जो आवश्यक विषय वस्तु है उसकी जानकारी आपको फिर यहां दी जा रही है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन एक चैप्टर, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल दूसरा चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सी एसिड तीसरा चैप्टर, और एमीन चौथा चैप्टर, जो आपको जानने की जरूरत है। अब अल्कोहल बाद में बताया जाएगा, यहां से मैं शुरू करना चाह रहा हूं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसका इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले जानना है कि आप हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डिराइव्ड्स के बारे में जान रहे हैं। हाइड्रोकार्बन एवं उसके उत्पन्न यौगिक। हाइड्रोकार्बन में हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है वो हाइड्रोकार्बन के डिराइव्ड्स हैं, यानी व्युत्पन्न है। हाइड्रोकार्बन आप जान रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, वैसे सारे यौगिक जिसमें एसेंशियली अनिवार्य रूप में कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब यहां हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत जो यौगिक सामने आ रहे हैं वह है कि हाइड्रोकार्बन उसको होना अनिवार्य है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ रहेगा। और हैलोजन पी ब्लॉक के 17वें वर्ग में जिन सारे तत्वों को पेरियोडिक टेबल में रखा गया है वे सभी हैलोजन के नाम से जाना जाता है। वे सभी हैलोजन के रूप में इसलिए जाने जाते हैं कि हेलो और जेन दो वर्ड है। हेलो का अर्थ होता है साल्ट और जेन का अर्थ होता है प्रोड्यूस करना। तो साल्ट प्रोड्यूसर होते ये 17वें वर्ग के यानी पी ब्लॉक के 17वें वर्ग के जो सारे तत्व हैं वे सभी साल्ट बना सकते हैं, नमक का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें साल्ट प्रोड्यूसर और ग्रीक भाषा में इन्हें हैलोजन परिवार के सदस्य के रूप में जाना गया। ये हैलोजन परिवार के जो सदस्य हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जितने सारे सदस्य हैं, ये एल्केन के साथ जुड़कर हेलो एल्केन और एरीन के साथ जुड़कर हेलो एरीन का निर्माण करते हैं। इस हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन पाठ के अंतर्गत जो आपको जानना है उसकी सूची में स्पष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको
इसका इंट्रोडक्शन समझना है, जो अभी आप जान चुके हैं। इंट्रोडक्शन की जानकारी लगभग आपको दी गई, और इसके पहले भी आप इंट्रोडक्शन 11th क्लास की कॉपी जब आप खोलेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उसमें हैलोजन के बारे में आपको बताया गया। अब यहां इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपको नोमेनक्लेचर जानना है, और तब फिर इसके क्लासिफिकेशन की जानकारी लेनी है। क्लासिफिकेशन के बाद इसके प्रिपरेशन की जानकारी लेनी है, ये कैसे बनाए जाते हैं। अब यह जो प्रिपरेशन है, इसके तरीके हैं। बाय एल्कोहल, बाय एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे? तो एल्कोहल से इसको बनाया जाता है एक ग्रुव प्रक्रम, यानी इसमें लुकास रिएक्टेंट की जरूरत होती है, और एक दूसरी विधि है डार्जेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में थायोनिल क्लोराइड की जरूरत होगी, इसके बारे में डिटेल किया जाएगा। फिर हैलोजिनेशन का प्रक्रम होगा। फिर प्रिपरेशन होता है सैंड मेयर रिएक्शन। फिर गटरमान रिएक्शन। बॉल्ज-स्कियोमान रिएक्शन। ये प्रिपरेशन है, और प्रिपरेशन के बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी दी जाएगी, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और फिर इसके यूजेज समझना है। बारी बारी इन तमाम तथ्यों की जानकारी आपको दी जाएगी, और जब आप यहां तक जान जाएंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चैप्टर में भी सारे यूजेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन इसका बता दिया गया है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन के रूप में आप यही जान चुके हैं सिंपली कि एल्केन के साथ या एरीन के साथ हैलोजन अर्थात 17वें वर्ग के सदस्यों के जुड़ने की क्रिया होती है, और उसके आधार पर ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक के रूप में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का निर्माण होता है। इसमें यह भी जानना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करेगा sp3 और sp2।
sp3 और sp2 प्रसंकरण का जो निर्माण करता है, जैसे हेलो एल्केन जितने सारे हैं उसमें कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा, अर्थात ये CH3Cl का निर्माण किया। यह हुआ एल्केन में, यानी मीथेन समूह से। और जब हम एरीन को लेते हैं, एरीन लेते हैं, तो यहां एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया जाएगा और इसके साथ यहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये क्लोरोमीथेन और यह है क्लोरोबेंजीन। अब एक कार्बन के साथ जितने सिग्मा बॉन्ड हैं और जो पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है, यहां ये 4 सिग्मा बॉन्ड है और यहां सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, यहां कार्बन है, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, इसके नीचे डबल बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड के रूप में जाना जा रहा है। इस प्रकार टोटल सिग्मा बॉन्ड इसके पास 4 है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ये पकड़ेगा, यानी एक S और P के 3 मीन्स 4, और यहां 3 है इसलिए ये sp2 यानी P के 2 और S के 1। इस प्रकार जितने भी एलिफेटिक समूह के एल्केन होंगे, एलिफेटिक समूह के हेलोजन होंगे, sp3, और एलिफेटिक में जहां डबल बॉन्ड की जरूरत होगी, जैसे कार्बन के साथ यहां डबल बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन हो गया 2 और 1 3, और यहां एक क्लोरीन दिए 2 और 1 3 और 1 4 यहां। अब इस कार्बन के साथ यहां एक सिग्मा बॉन्ड, यहां एक सिग्मा बॉन्ड और यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा, यानी एल्केन ग्रुप जो होंगे, हेलो एल्केन ग्रुप जो होंगे, वो सब sp3 बनाएगा, और जो हेलो एरिन्स होंगे वो sp2 बनाएगा, और जो हेलो एल्कीन होंगे वह भी sp2 बनाएगा, और हेलो एल्काइन जो होंगे, हेलो एल्काइन ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां क्लोरीन जुड़ गया और इसके साथ यहां एक हाइड्रोजन आ गया। अब यहां सिग्मा बॉन्ड यहां sp हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होगा, क्योंकि यहां एक S और एक P, ये sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहां 2 है, यहां सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 है, तब P के 2 और S के 1, यहां सिग्मा बॉन्ड 2 है। इस प्रकार 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक P के और एक S के। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव कुछ आते हैं, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव जो रहता है, जैसे C2 C3 यहां है, यहां एक Cl ऐसे Cl दिए, तो यहां हो गया C2 और एक H है और फिर एक Cl है। यहां 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। ऐसे C2H2
ये एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन हम ऐसे लिख लेते हैं, एसिटिलीन ये हो गया। अब इसके एक हाइड्रोजन को क्लोरीन प्रतिस्थापित करता है, क्लोरीन हटाता है, तो यह एसिटिलीन हुआ। ये क्लोरो इथाइन या क्लोरोएसिटिलीन, वाइनिल क्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वाइनिल क्लोराइड भी कहलाते हैं। वाइनिल एसिटिलीन यानी क्लोरीन है, एसिटिलीन से एक क्लोरीन हटता है। तो सबसे पहले इस कहां sp3 होगा, कहां sp2 होगा और कहां sp होगा, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको यही जानना है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जो हैं हैलोजन परिवार के सदस्य, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हैं, उस सिग्मा बॉन्ड को, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को जब हम काउंट कर लेते हैं तो उसी के आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन रख देते हैं। यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो वो sp3 होगा, क्योंकि p3 और एक s 4 पुर जाता है। यहां p2 और एक s 3 हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड 3 होने पर सिग्मा बॉन्ड जब 2 होगा तो s और p होंगे। फिर से यहां स्पष्ट कर दें, यहां क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ है। यहां डबल बॉन्ड, या ऐसे डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, इसमें ये सिग्मा, फिर यहां एक सिग्मा, फिर यहां एक सिग्मा, 3 सिग्मा है। इसके आधार पर sp3, sp2 और sp का निर्धारण करना है। अब नोमेनक्लेचर से संबंधित जानकारी आपको पहले दी जा चुकी है, इसके बावजूद भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। एलिफेटिक समूह और एरोमेटिक समूह, एलिफेटिक खुली श्रृंखला वाले, एरोमेटिक जिसमें एरीन आते हैं वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। उस जो भी हाइड्रोकार्बन रहेगा, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, या तो वो सिंगल बॉन्ड वाला हो एल्केन समूह का, या डबल बॉन्ड वाला हो एल्कीन समूह का, या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, यानी किसी भी प्रकार का हाइड्रोकार्बन है तो उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा हैलोजन, और तब उसका IUPAC नाम जो होगा वो हेलो एल्केन या हेलो एल्कीन या हेलो एल्काइन। एरीन समूह में जहां एरोमेटिक चेन रहेगा वहां हो जाएगा हेलो बेंजीन, यानी हेलो एरीन के रूप में उसको पढ़ा जाएगा। अब नोमेनक्लेचर में और जो लंबी श्रृंखला होती है जिसकी जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है, इसको मिटा देता हूं। अब इस प्रकार आपको पहले बताया जा चुका होगा, ये यदि हम यहां क्लोरीन देते हैं, ये पहले 11th में बताया है, तो इसको लोअर नंबर चाहिए, आप जान रहे हैं, तो यहां से 1, 2, 3, 4 ये सब जगह हाइड्रोजन है, ये सब जगह हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, तो ये चेन रूल का इस्तेमाल इसमें करेंगे, तो यहां 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 1, 2, 3, 4 तो ब्यूटेन, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लासिफिकेशन
इस प्रकार नोमेनक्लेचर पहले भी बताया गया। और इसमें यदि हम यहां डबल बॉन्ड ऐसे, यहां क्लोरीन हो गया, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन को बताता है। इस प्रकार जितने भी लंबी चेन इसमें जो भी लंबा चेन रहेगा प्लेस के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर कर लिया जाता है। अब क्लासिफिकेशन जो इसका होता है, इसका आधार है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपको यह जानना है कि किसके आधार पर हमको क्लासिफिकेशन करना है। तो पहला आधार हो जाएगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर, अर्थात यौगिक में उपस्थित हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि पहला वर्गीकरण का आधार है, जिसमें जैसे C2H5Cl, इसमें एक क्लोरीन है, तो ये मोनो ग्रुप हुआ। लेकिन यदि इसमें दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन प्रतिस्थापित करता, इसमें एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन हटा रहा है, अब दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन हटा रहा है, तो डाइक्लोरो, इसको हम कह सकते हैं मोनो क्लोरो इथेन। व्यावहारिक तौर पर इसका उपयोग नहीं भी हम यहां करेंगे तो क्लोरोइथेन कह देने से मोनोक्लोरोइथेन हो गया। लेकिन जब यहां दो क्लोरीन है तो हम यहां बोलेंगे डाई क्लोरो इथेन। इसी तरह ये एल्केन समूह था, CnH2n+2, यानी जितने संख्या में कार्बन है उसके दुगना से दो ज्यादा परमाणु उसके साथ सराउंडिंग एटम के रूप में अवेलेबल होने के कारण वह संतृप्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। यह संतृप्त है, इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि यहां कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 2, तो 4 और 2 6, यानी CnH2n+2 वाले रूल का पालन हो रहा है। यहां 5 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, तो 5 और 1 6, यानी 2 के साथ 6 होना चाहिए CnH2n+2 के हिसाब से। इसलिए ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड होल्ड करता है, तो डाइक्लोरोइथेन, मोनोक्लोरोइथेन। इस तरह हम यदि 3 हाइड्रोजन को हटा दें, जैसे C4 लिखते हैं, और इसके हिसाब से यहां चूंकि 4 है इसलिए होना चाहिए 4 × 2 8 + 2 10 हाइड्रोजन। तो 10 हाइड्रोजन में यदि हम यहां 7 हाइड्रोजन ही देते हैं तो इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन या 3 ब्रोमीन हटा दिया। तो यहां हम इसको पढ़ेंगे ट्राई क्लोरो
ब्यूटेन। इस तरह एन जहां लग रहा है एक यौगिक बन रहा है, एन का सारा कंपाउंड का निर्माण किया संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह का। इसी तरह इन लगेगा CnH2n और फिर आइन लगेगा CnH2n-2 पर। पहले से आप लोग जानते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब में इसी तरह। तो यौगिक में उपस्थित हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ। और फिर एरीन समूह में, ये एलिफेटिक समूह था। अब एरीन समूह में हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि लगाते हैं, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर कोई बेंजीन है एरीन ग्रुप का, नोट करते जाना है, ये बेंजीन और यहां क्लोरीन, तो ये क्लोरो बेंजीन हुआ, या इसको हम मोनो क्लोरो बेंजीन कह सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको हम हटा सकते हैं, यहां मोनो देने की जरूरत नहीं भी होगी, क्लोरो बेंजीन कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे, एक इस रूप में जब हम इसको लिखते हैं, यहां क्लोरीन है और फिर यहां क्लोरीन है, तो ये हो गया डाई क्लोरो बेंजीन। ये ऑर्थो ग्रुप है, 11th में इसकी जानकारी दे दी गई है, ये रेगुलर टर्म में जुड़ा हुआ है, ओ क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। ओ मीन्स ऑर्थो है। इसी तरह और आगे यदि हम बढ़ते हैं, ये यहां क्लोरीन, फिर यहां क्लोरीन, तो ये भी हो जाएगा डाई क्लोरो। इस हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन पाठ के अंतर्गत जो आपको जानना है, उसकी सूची में स्पष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको इसका इंट्रोडक्शन समझना है, जो अभी आप जान चुके हैं। इंट्रोडक्शन की जानकारी लगभग आपको दी गई, और इसके पहले भी आप इंट्रोडक्शन 11th क्लास की कॉपी जब आप खोलेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उसमें हैलोजन के बारे में आपको बताया गया। अब यहां इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपको नोमेनक्लेचर जानना है, और तब फिर इसके क्लासिफिकेशन की जानकारी लेनी है। क्लासिफिकेशन के बाद इसके प्रिपरेशन की जानकारी लेनी है, ये कैसे बनाए जाते हैं। अब यह जो प्रिपरेशन है, इसके तरीके हैं, बाय एल्कोहल। बाय एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे, तो एल्कोहल से इसको बनाया जाता है एक ग्रूव प्रक्रम, यानी इसमें लुकास रिएक्टेंट की जरूरत होती है, और एक दूसरी विधि है डार्जेन अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में थायोनिल क्लोराइड की जरूरत होगी, इसके बारे में डिटेल किया जाएगा। फिर हैलोजिनेशन का प्रक्रम होगा। फिर प्रिपरेशन होता है सैंड मेयर रिएक्शन। फिर गटरमान रिएक्शन। बॉल्ज-स्कियोमान रिएक्शन। ये प्रिपरेशन है, और प्रिपरेशन के बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी दी जाएगी, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और फिर इसके यूजेज समझना है। बारी बारी इन तमाम तथ्यों की जानकारी आपको दी जाएगी, और जब आप यहां तक जान जाएंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चैप्टर में भी सारे यूजेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अभी आपको इंट्रोडक्शन इसका बता दिया गया है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन के रूप में आप यही जान चुके हैं सिंपली कि एल्केन के साथ या एरीन के साथ हैलोजन अर्थात 17वें वर्ग के सदस्यों के जुड़ने की क्रिया होती है, और उसके आधार पर ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिक के रूप में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का निर्माण होता है। इसमें यह भी जानना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करेगा sp3 और sp2। sp3 और sp2 प्रसंकरण का जो निर्माण करता है, जैसे हेलो एल्केन जितने सारे हैं उसमें कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा, अर्थात ये CH3Cl का निर्माण किया। ये हुआ एल्केन में, यानी मीथेन समूह से। और जब हम एरीन को लेते हैं, एरीन लेते हैं, तो यहां एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया जाएगा, और इसके साथ यहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये क्लोरोमीथेन और यह है क्लोरोबेंजीन। अब एक कार्बन के साथ जितने सिग्मा बॉन्ड हैं और जो पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, उसके आधार पर हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है, यहां ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, और यहां सिग्मा बॉन्ड इसके साथ यहां कार्बन है, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां एक सिग्मा बॉन्ड है।
इसके नीचे डबल बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड के रूप में जाना जा रहा है। इस प्रकार टोटल सिग्मा बॉन्ड इसके पास 4 है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ये पकड़ेगा, यानी एक s और p के 3 मीन्स 4, और यहां 3 है इसलिए ये sp2 यानी p के 2 और s के 1। इस प्रकार जितने भी एलिफेटिक समूह के एल्केन होंगे, एलिफेटिक समूह के हैलोजन होंगे sp3, और एलिफेटिक में जहां डबल बॉन्ड की जरूरत होगी, जैसे कार्बन के साथ यहां डबल बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन हो गया 2 और 1 3, और यहां एक क्लोरीन दिए 2 और 1 3 और 1 4 यहां। अब इस कार्बन के साथ यहां एक सिग्मा बॉन्ड, यहां एक सिग्मा बॉन्ड, और यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा, यानी एल्केन ग्रुप जो होंगे, हेलो एल्केन ग्रुप जो होंगे, वो सब sp3 बनाएगा, और जो हेलो एरिन्स होंगे वो sp2 बनाएगा, और जो हेलो एल्कीन होंगे वह भी sp2 बनाएगा, और हेलो एल्काइन जो होंगे, हेलो एल्काइन ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां क्लोरीन जुड़ गया और इसके साथ यहां एक हाइड्रोजन आ गया। अब यहां सिग्मा बॉन्ड यहां sp हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होगा, क्योंकि यहां एक s और एक p, ये sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहां 2 है, यहां सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 है, तब p के 2 और s के 1, यहां सिग्मा बॉन्ड 2 है। इस प्रकार 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक p के और एक s के। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव कुछ आते हैं, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव जो रहता है, जैसे C2 C3 यहां है, यहां एक Cl ऐसे Cl दिए, तो यहां हो गया C2 और एक H है और फिर एक Cl है। यहां 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, ऐसे C2H2 ये एसिटिलीन हम ऐसे लिख लेते हैं, एसिटिलीन ये हो गया। अब इसके एक हाइड्रोजन को क्लोरीन प्रतिस्थापित करता है, क्लोरीन हटाता है, तो यह एसिटिलीन हुआ। ये क्लोरो इथाइन या क्लोरोएसिटिलीन वाइनिल क्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वाइनिल क्लोराइड भी कहलाते हैं। वाइनिल एसिटिलीन यानी क्लोरीन है, एसिटिलीन से एक क्लोरीन हटता है। तो सबसे पहले इस कहां sp3 होगा, कहां sp2 होगा और कहां sp होगा, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको यही जानना है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जो हैं हैलोजन परिवार के सदस्य, वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हैं, उस सिग्मा बॉन्ड को, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को जब हम काउंट कर लेते हैं तो उसी के आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन रख देते हैं। यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है
तो वो sp3 होगा, क्योंकि p3 और एक s 4 पुर जाता है। यहां p2 और एक s 3 हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड 3 होने पर। सिग्मा बॉन्ड जब 2 होगा तो s और p होंगे। फिर से यहां स्पष्ट कर दें, यहां क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? तो 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ है। यहां डबल बॉन्ड, या ऐसे डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, इसमें ये सिग्मा, फिर यहां एक सिग्मा, फिर यहां एक सिग्मा, 3 सिग्मा है। इसके आधार पर sp3, sp2 और sp का निर्धारण करना है। अब नोमेनक्लेचर से संबंधित जानकारी आपको पहले दी जा चुकी है, इसके बावजूद भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। एलिफेटिक समूह और एरोमेटिक समूह। एलिफेटिक खुली श्रृंखला वाले, एरोमेटिक जिसमें एरीन आते हैं वो बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। उस जो भी हाइड्रोकार्बन रहेगा, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, या तो वो सिंगल बॉन्ड वाला हो एल्केन समूह का, या डबल बॉन्ड वाला हो एल्कीन समूह का, या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, यानी किसी भी प्रकार का हाइड्रोकार्बन है तो उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा हैलोजन, और तब उसका आयुपीएसी नाम जो होगा वो हेलो एल्केन या हेलो एल्कीन या हेलो एल्काइन। एरीन समूह में जहां एरोमेटिक चेन रहेगा वहां हो जाएगा हेलो बेंजीन, यानी हेलो एरीन के रूप में उसको पढ़ा जाएगा। अब नोमेनक्लेचर में और जो लंबी श्रृंखला होती है जिसकी जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है, इसको मिटा देता हूं। अब इस प्रकार आपको पहले बताया जा चुका होगा, ये यदि हम यहां क्लोरीन देते, ये पहले 11th में बताया है, तो इसको लोअर नंबर चाहिए, आप जान रहे हैं, तो यहां से 1, 2, 3, 4 ये सब जगह हाइड्रोजन है, ये सब जगह हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, तो ये चेन रूल का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो यहां 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 1, 2, 3, 4 तो ब्यूटेन, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लासिफिकेशन इस प्रकार नोमेनक्लेचर पहले भी बताया गया, और इसमें यदि हम यहां डबल बॉन्ड ऐसे, यहां क्लोरीन हो गया, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन को बताता है। इस प्रकार जितने भी लंबी चेन इसमें जो भी लंबा चेन रहेगा प्लेस के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर कर लिया जाता है। अब क्लासिफिकेशन जो इसका होता है, इसका आधार है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपको यह जानना है कि किसके आधार पर हमको क्लासिफिकेशन करना है। तो पहला आधार हो जाएगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर, अर्थात यौगिक में उपस्थित हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर।
मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि पहला वर्गीकरण का आधार है, जिसमें जैसे C2H5Cl इसमें एक क्लोरीन है, तो ये मोनो ग्रुप हुआ। लेकिन यदि इसमें दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन प्रतिस्थापित करता, इसमें एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन हटा रहा है, अब दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन हटा रहा है, तो डाइक्लोरो, इसको हम कह सकते हैं मोनो क्लोरो इथेन। व्यावहारिक तौर पर इसका उपयोग नहीं भी हम यहां करेंगे तो क्लोरोइथेन कह देने से मोनोक्लोरोइथेन हो गया। लेकिन जब यहां दो क्लोरीन है तो हम यहां बोलेंगे डाई क्लोरो इथेन। इसी तरह ये एल्केन समूह था, CnH2n+2, यानी जितने संख्या में कार्बन है उसके दुगना से दो ज्यादा परमाणु उसके साथ सराउंडिंग एटम के रूप में अवेलेबल होने के कारण वह संतृप्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। यह संतृप्त है, इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि यहां कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 2, तो 4 और 2 6, यानी CnH2n+2 वाले रूल का पालन हो रहा है। यहां 5 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, तो 5 और 1 6, यानी 2 के साथ 6 होना चाहिए CnH2n+2 के हिसाब से। इसलिए ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड होल्ड करता है, तो डाइक्लोरोइथेन, मोनोक्लोरोइथेन। इस तरह हम यदि 3 हाइड्रोजन को हटा दें, जैसे C4 लिखते हैं और इसके हिसाब से यहां चूंकि 4 है इसलिए होना चाहिए 4 × 2 8 + 2 10 हाइड्रोजन। तो 10 हाइड्रोजन में यदि हम यहां 7 हाइड्रोजन ही देते हैं तो इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन या 3 ब्रोमीन हटा दिया। तो यहां हम इसको पढ़ेंगे ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह N जहां लग रहा है, एक यौगिक बन रहा है, N का सारा कंपाउंड का निर्माण किया संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह का। इसी तरह इन लगेगा CnH2n और फिर आइन लगेगा CnH2n-2 पर। पहले से आप लोग जानते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सब में इसी तरह। तो यौगिक में उपस्थित हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ। और फिर एरीन समूह में, यह एलिफेटिक समूह था। अब एरीन समूह में हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि लगाते हैं, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर कोई बेंजीन है एरीन ग्रुप का, नोट करते जाना है, ये बेंजीन और यहां क्लोरीन, तो ये क्लोरो बेंजीन हुआ, या इसको हम मोनो क्लोरो बेंजीन कह सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको हम हटा सकते हैं, यहां मोनो देने की जरूरत नहीं भी होगी, क्लोरो बेंजीन कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे, एक इस रूप में जब हम इसको लिखते हैं, यहां क्लोरीन है और फिर यहां क्लोरीन है,
तो ये हो गया डाई क्लोरो बेंजीन। ये ऑर्थो ग्रुप है, 11th में इसकी जानकारी दे दी गई है। ये रेगुलर टर्म में जुड़ा हुआ है, ओ क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। ओ मीन्स ऑर्थो है। इसी तरह और आगे यदि हम बढ़ते हैं, ये यहां क्लोरीन, फिर यहां क्लोरीन, तो ये भी हो जाएगा डाई क्लोरो बेंजीन, जो पी क्लोरो बेंजीन के रूप में जाना जाएगा। पेरा ग्रुप है, P4 पेरा। और फिर हम यहां यदि यहां क्लोरीन है, फिर यहां क्लोरीन एक छोड़ कर देते हैं, तो यह भी है डाई क्लोरो बेंजीन। इसको मेटा एम क्लोरोबेंजीन कहते। इसमें यहां यदि हम 1 2 3 4 5 6 देंगे तो 1 और 2 पर 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, यहां है 1 2 3 4, यह हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। यहां है 1 2 3, यह हो जाएगा 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन या एम क्लोरोबेंजीन, M4 मेटा। मेटा क्लोरोबेंजीन, एम क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पेरा मेटा, ये बताया गया। ये ऑर्थो पेरा मेटा सिर्फ प्लेस के आधार पर होता है। ऑर्थो का मतलब ये हो जाएगा रेगुलर टर्म में, और पेरा हो जाएगा डायरेक्ट अपोजिट में, और एक इंटरवल के रूप में यदि लिखा जाता है तो मेटा के रूप में इसको पढ़ा जाता है। इस प्रकार नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर ये जो बताया जा रहा है, सब में डाई लगा दिया गया। यदि और क्लोरीन इसमें जुड़ेगा तो ट्राई लगा दिया जाएगा। फिर और क्लोरीन एक्स्ट्रा संख्या में जब 4 जुड़ने लगेंगे तो टेट्रा होने लगेगा, 5 जुड़ने लगेंगे तो पेंटा होने लगेगा। इस प्रकार नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर इसका वर्गीकरण, यानी एरीन, हेलो एरीन का वर्गीकरण दिखाया गया है। नोट कर लेना है। अब नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बाद दूसरा जानना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी के आधार पर। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी जो है वो एल्केन या एरीन में जो जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन, उसके लिए दिया गया। जैसे एक्स मीन्स हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसके पास, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। अब इस 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड तो हेलोजन रख रहा है, और जो 3 बॉन्ड हैं उसमें से 2 बॉन्ड हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड कोई दूसरा एल्किल रखेगा, तो इसको हम प्राइमरी कहेंगे। ये प्राइमरी हेलो, और ये सब सिंगल बॉन्ड रिलेटेड है, इसलिए एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। फिर इसी में हम यहां यदि 2 R दिखाते हैं, ये प्राइमरी ग्रुप था, यदि 2 R इसके साथ जुड़ता है, इस
वह C, वह कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ एक एल्किल जुड़ा हुआ रहेगा तो प्राइमरी, वह कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ दो एल्किल जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन के रूप में जाना जाएगा। और वह कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ तीन अन्य एल्किल जुड़ा हुआ रहेगा तो यह टर्शियरी हेलो एल्केन कहलाएगा, टर्शियरी हेलो एल्केन के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह एल्कीन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होंगे। एरीन ग्रुप में भी, एरीन में एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। यहां जो उपस्थित कार्बन है, इस कार्बन के साथ कोई X है और इधर कोई H है और फिर कोई H है, ये प्राइमरी समूह है। और इसी को तो ये बोलेंगे प्राइमरी हेलो एरीन। और इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है और यह कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा और इसमें यहां एक R और एक R तो इधर है ही और फिर ये H, तो ये सेकेंडरी और तीन R यानी एक R ये नीचे और फिर दो R, एक R इधर एक R इधर, तो ये टर्शियरी ग्रुप का निर्माण करेगा। यहां भी R, यहां भी R और ये नीचे तो एक R है ही, ये X, ये तृतीयक। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी दोनों में साथ साथ लेके चलना है, ये एल्केन ग्रुप में भी और एरीन ग्रुप में भी। इस प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पूरा हो चुका है। अब आपको आगे जो इसके नेक्स्ट पार्ट आपको दिए जाएंगे उसमें प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन बता दिया जाएगा। प्रिपरेशन में ये सब सारी जानकारी सेकेंड पार्ट में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और थर्ड पार्ट जो इसका होगा उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके जो उपयोग है इन सबों की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार तीन पार्ट जब आप इसका देख लेंगे तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट फिर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।